हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी इस सिविल सर्वेंट बनने की इस जर्नी को। तो आज से स्टार्ट करते हैं। आज है 11 अप्रैल और पीसीएस 2026 का जो पेपर होगा, प्रीलिम्स होगा, वो दिसंबर में होगा। तो उसी को पॉइंट दिमाग में रखते हुए हमें अपनी तैयारी आगे रखनी है। तो पहला सब्जेक्ट जो हम प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करेंगे वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप सभी लोगों को बहुत मजा आएगा और मैं बहुत ही विजुलाइज तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली आप इस चीज को समझेंगे, क्योंकि हमारे आसपास चारों तरफ हमें ज्योग्राफी के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा दिखते रहते हैं। अब प्रीलिम्स यूपी पीसीएस में हम बात करें तो मेरा जो कंटेंट रहेगा, सोर्स रहेगा, वो एक बुक रहेगी जो सभी को मैं प्रेफर कहूंगा कि सारे बच्चे उसी बुक को प्रेफर करें। मैं किसी बुक का पब्लिश वो नहीं कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महेश बर्नवाल जी की एक बुक है जो पीसीएस के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उसी को अपन रेफरेंस लेके चलेंगे, उसी को कवर करेंगे पूरा। और ज्योग्राफी को 10 डेज के अंदर, 10-15 डेज के अंदर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, दैट इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम कैसे बने हैं, पृथ्वी कैसे बनी है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम इस पूरी दुनिया में एक बिंदु मात्र भी नहीं है। ठीक है, तो उस सब चीजों को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक क्रोनोलॉजी समझाएंगे, कैसे कैसे कि लोगों ने जब सोचना स्टार्ट किया कि हम क्या हैं, ये दुनिया में हमारे जैसे और भी लोग होंगे क्या। ठीक है, एलियंस के बारे में हम सोचते हैं कि पृथ्वी ऐसी और भी दूसरी कोई पृथ्वी होगी जहां जीवन होगा। इसीलिए आप देखिए, खगोलीय जो बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है नासा की तरफ से, इसरो की तरफ से, लगातार मंगलयान, चंद्रयान और भी अलग हैं, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईसा, नासा, इस तरीके की इंडिया की इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, सबको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। आप देखिएगा पीसीएस में अब जब घटना चक्र लगाते हैं तो पहला ही टॉपिक आपका दिया हुआ है, दैट इज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। तो पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और ऐसे ही करके हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। तो ये आप ये फिगर देख रहे होंगे तो एक आपको दिख रहा होगा कि ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है, ये सब मैं ये कहीं से लिया हुआ है। हम्म, ठीक है, एक पिक्टोरिकल आपको समझाने का, जिससे कि आप चीजों को इजीली समझ सकें। तो यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी संरचना में आप देखेंगे यूनिवर्स बना है बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर। और हमारी बहुत सारी आकाश गंगा बनी है बहुत सारे सौर मंडलों से मिलकर। और ये सौर मंडलों के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं। इस तरीके से पूरा हमारा ब्रह्मांड की रचना हुई है। आकाश गंगाओं का समूह, दैट इज कॉल्ड सुपर क्लस्टर। और उन्हीं को एक हम कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि लोगों ने सोचना जब चालू किया तो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, 140 ईस्वी के आसपास, एक खगोल शास्त्री, एक वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक ही कहेंगे उस टाइम पर, उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। वो वैज्ञानिक थे मिस्र यूनानी, क्योंकि यूनानी लोग बहुत रिसर्च और इन सब चीजों में बहुत आगे थे। उन्हें यूनानी दवाओं की बात करें, दे आर वेरी गुड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। तो मिस्र यूनानी से संबंध रखने वाले कैलियाडियस कैलाडियस टालमी जी, उन्होंने एक परिकल्पना दी, एक अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ जो जितनी भी हमें ये कैलेस्टियल बॉडीज दिख रही हैं, जितने भी हमें खगोलीय पिंड दिखाई दे रहे हैं, वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं।
इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये किसने दी थी? कैलियडियस टालमी जी ने। ये लगभग 140 ईस्वी के आसपास दी थी। फिर रिसर्च हुई, बहुत लोग इसके बारे में सोचते रहे और लगभग 1400 साल बाद कुछ विचारों में अंतर आया, जो हम आज जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सेंटर नहीं है, सूर्य हमारे सौर सिस्टम का सेंटर है। तो एक वैज्ञानिक हुए, दैट इज वैज्ञानिक, एक खगोल शास्त्री हुए, उनका नाम था निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस ने लगभग 1543 में ये बताया दुनिया को कि भैया अभी तक जो तुम पढ़ते आए थे वो सब कुछ गलत था। जब उस टाइम पे जिसने जितना सोच पाया, उन्होंने टालमी जी को हम गलत नहीं कहेंगे, उन्होंने जितना सोच पाया, उन्होंने बोला कि भैया पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमें फिजिकली दिख रहा है कि पृथ्वी है, सूरज इसका चक्कर लगा रहा है, पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, और ये क्रम चलता रहता है। ऐसे ही आप देखेंगे रात में चंद्रमा निकलता है एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, तो दे आर फील कि ये जो ग्रह हैं हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन 1543 में एक और विचारों में परिवर्तन करने के साथ कापरनिकस ने बताया ऐसा नहीं है, देयर इज ए फ्लो। वो फ्लो था, उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक अवधारणा दी। ये सब अवधारणाएं हैं, आने वाले समय में हो सकता है कुछ और बदल जाए, कोई ऐसा वैज्ञानिक हो कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इट इज ओनली हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी। ये हेलियोथिसिक जो हेलियो सेंट्रिक अवधारणा जो है, उसमें उन्होंने कहा कि सूर्य हमारे सेंटर में है और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी भी हमारी उनमें से एक है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे, आपको पता होना चाहिए निकोलस कापरनिकस पोलैंड के थे, ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। एक व्यक्ति हुए, इन्होंने बोला लगभग 1900 शताब्दी के आरंभ में, उन्होंने कहा 20वीं शताब्दी का आरंभ में, 1905 1927 ऐसे 1920 के अराउंड में, एडविन पी हब्बल, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें बोला कि यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसको समझाने के लिए उन्होंने गुब्बारा एक्सपेरिमेंट दिया था। वो काफी पार्शली काफी हद तक ठीक था, लेकिन उन्होंने साथ में गुब्बारा जब फैलता है तो आप देखेंगे उसका पॉइंट पॉइंट करके उन्होंने बताया कि जैसे जैसे गुब्बारे में हवा बढ़ती है, दूरी हो रही है लोगों, मतलब पिंड में दूरियां हो रही हैं, कैलेस्ट्रल बॉडीज भी दूर दूर जा रहे हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एडविन पी हब्बल का कॉन्सेप्ट था ये। साथ ही साथ एडविन पी हब्बल से पहले एक और व्यक्ति हुए, उनको मैं बता दूं, 1805 में विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल जो थे, उन्होंने एक चीज दी थी कि सोलर सिस्टम हम जो है, वहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि क्या पूरी यूनिवर्स ही हमारा सोलर सिस्टम है? नहीं, उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम इज द वेरी स्मॉल पीस ऑफ अवर यूनिवर्स। हमारा जो सौर मंडल है बहुत छोटा टिनी पार्ट है हमारे पूरे सौर मंडल का और इस गैलेक्सी का। इसमें हजारों लाखों ऐसे सोलर सिस्टम होंगे, हमारी जो गैलेक्सी है। ये विलियम पी हर्शेल ने दिया था कॉन्सेप्ट। एडविन पी हब्बल ने ये बताया कि एक तो यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो हमारी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है, उसके साथ जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसका लगभग व्यास, लगभग के अराउंड 2.5 CR लाइट ईयर, तो प्रकाश वर्ष डायमेंशन का है, डायमीटर का है, व्यास का है। हमारा जो यूनिवर्स लगभग 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष व्यास का, उन्होंने एक कैलकुलेशन करके एक चीज बताई, दैट इज वॉच एडविन पी हब्बल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये भी दिया था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और साथ ही साथ ये भी होता है कि हमारे ब्रह्मांड का आकार क्या है फिलहाल 2.5, ठीक है।
ये तो एक कालक्रम हुआ कि लोगों ने यूनिवर्स के बारे में समझने का प्रयास किया। ठीक है, आप इसी में कुछ आप जब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देयर इज ए ओल्ड थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मॉडर्न थ्योरीज अबाउट द हाउ अवर यूनिवर्स इज डेवलप क्रिएट, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, इसको समझते हैं। तो फिगर में आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज दी है मैंने, बिग बैंग थ्योरी। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न जो अवधारणा है अबाउट हमारे यूनिवर्स कैसे बना, उसके लिए सबसे जो विश्वसनीय अवधारणा है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी देने के वाले जो वैज्ञानिक का नाम है आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। नाम था उनका जॉर्ज लेमात्रे। जॉर्ज लेमात्रे बेल्जियम के थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? खगोल शास्त्री थे, बेल्जियम के। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि एक सिंगुलरिटी एटम, एक सिंगुलरिटी एटम, एकाकी परमाणु, बहुत छोटे टिनी साइज का, लगभग फुटबॉल के आकार का, उसका जो ग्रेविटी है इज अ वेरी हाई, इनफाइनाइट ग्रेविटी, वेरी हाई, कैन नॉट बी मेजर, डेंसिटी इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई। तो एक छोटा सा गोला, उसको आप दबाते जाइए, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, हाईली हाई ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया उसमें, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा अचानक से क्या हुआ, आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक घटना हुई। उस घटना ने क्या किया, जैसे हम कोई चीज दबाते हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर शायद उसे अब दबाना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे आप उसे दबाओगे वो ब्रेक होगा। तो एक पॉइंट पे जहां पर उसके हाई डेंसिटी, हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर का उसमें एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को बोलते हैं महाविस्फोट, बिग बैंग विस्फोट। धाम, वो गुब्बारा फूट गया, वो फुटबॉल फूट गई। फूटते ही थोड़े से समय के लिए प्रकाश उत्पन्न हुआ और अचानक पूरे यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है उसमें अंधेरा हो गया। तो उस टाइम जो चीजें उत्पत्ति हुई थी बिग बैंग के दौरान, वो एक तो पदार्थ हुए, पदार्थ में एनर्जी हो सकती है, और ब्लैक डार्क मैटर, एनर्जी एंड पदार्थ, इनकी उत्पत्ति हुई। साथ ही साथ एक चीज हुई दैट इज कॉल्ड समय, टाइम की उत्पत्ति वहीं से हुई। ठीक है, क्योंकि आप टाइम मेजर करते हो ना, किसी के रेफरेंस में मेजर करते हैं हम टाइम, तो टाइम की उत्पत्ति हुई समय की, पदार्थों की। तो आपने कभी देखा होगा कि कोई बम फूटता है, बम कोई फूटे तो क्या वो सिमेट्रिक वे में फूटेगा? नहीं, वो जो बम फूटेगा वो कैसे फूटेगा, आ, कोई बड़ा टुकड़ फूट जाएगा, कोई छोटे छोटे टिनी फॉर्म में फूटेगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा, उसके साइड पीसेस सिमिलर वे में नहीं फूटेंगे। तो यही यहाँ भी यही हुआ। जब यूनिवर्स में पदार्थ पूरे बिखर गए तो कुछ पदार्थ बड़े थे, कुछ पदार्थ छोटे थे। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो जो बॉडी जिसका मास ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका मतलब खींचने की शक्ति ज्यादा होगी। तो उसने क्या किया, आस पास के जो भी पदार्थ थे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे धूल, बादल, पदार्थ और गैसों का एक पिंड बन के घूमने लगा। ठीक है, इन्हीं धूल गैस और गैसों, धूल कण गैसों और बादलों के पिंड को हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। ये नेबुला में ही हमारे तारे बनेंगे अभी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब तारे कैसे बनेंगे, नेबुला तो बन गया। नेबुला को कभी पूछे तो क्या होता है कि इट इज अ मिक्सर ऑफ गैसेस, धूलकण एंड मैटर्स। कब समटाइम्स दे आर ब्राइट, समटाइम्स दे आर नॉट ब्राइट। तो हम दिखाएंगे आपको नेबुला कैसी होती है। तो इन्हीं नेबुलाओं में जब पिंड
जो कि बड़ा था उसने छोटे छोटे पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करना स्टार्ट किया ड्यू टू ग्रेविटी। और आप देखिएगा गेंद है कोई एक गेंद है, इस पे लगातार कॉलिजन्स टकरा रहे हैं, पिंड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके ऊपर लगातार क्या ब्लैंकेटिंग ऑफ मैटर होगी। ओके, ब्लैंकेटिंग ऑफ मैटर से क्या होगा, उसके ऊपर आपके ऊपर मैं चादर पे चादर चादर पे चादर चढ़ाता जाऊं तो व्हाट हैपनिंग, आपको गर्म करनी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे उसकी डेंसिटी गर्मी बढ़ना चालू होगी किसी चीज की। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पिंड बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़े होने के साथ साथ उसके केंद्र में जो टेम्परेचर है वेरी हाई, जैसे टेम्परेचर वेरी हाई हुआ लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के अराउंड में होता है, वो पिंड जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो पिंड जलेगा तो वहीं पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, तारे का। ठीक है, तारे का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। बिग बैंग थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे चलता हूं, कुछ चीजें बताने का प्रयास करता हूं। तो इसी में आप देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कुछ साल पहले 2012 के अराउंड में 2010 के अराउंड में कुछ चीजें हुई थी। तो वो चीजें ये थी कि वहां पे एक सर्न एक लेबोरेटरी है जेनेवा में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे। वहां पे सर्न लेबोरेटरी में एक डिवाइस लगाई गई थी, एक बड़ी सी मशीन थी जिसे लार्ज हैड्रॉन कॉलाइडर मशीन के नाम से जानते हैं। उसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक सब पार्टिकल की खोज की वहां पे। जो सब पार्टिकल क्या था, मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड हिग्स बोसान। हिग्स बोसान उसका नाम दिया क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था। लेकिन आपने सुना होगा कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी इसके लिए। उस थ्योरी का नाम था E बराबर mc स्क्वायर। कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ अगर लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यही कॉन्सेप्ट था। बट यहाँ तो एक पार्टिकल है, ये पूरी तरीके से इसका मास अभी जीरो नहीं हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो देयर इज सम मास। तो थोड़ी हद तक वो थ्योरी यहाँ पे गलत साबित होती दिखती है। अब हिग्स कौन थे, बोसान कौन थे, तो बोसान के बारे में आप जान लीजिए। ही वॉज इंडियन साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड सत्येंद्र नाथ बोस। ही वर्क विद ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन। ओके, तो इन्हीं के सम्मान में उसका नाम बोस पार्टिकल हुआ। और पीटर हिग्स ने 2013 में जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसके नाम पे इसका पूरा नाम बनाया हिग्स बोसान। तो पीटर हिग्स को 2013 में इसी के लिए क्या मिला था, इस पार्टिकल को ढूंढने के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यू शुड नो अबाउट इट। अब मैं आपको और चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ये समझिए सबसे छोटा जो टिनी हिस्सा है वो क्या है, जैसे हम इंसान। ओके, तो इंसान या एक ग्रह मान लीजिए या उसका सैटेलाइट मान लीजिए। ग्रह सबसे छोटा, मतलब उसका यूनिट ब्रह्मांड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्रह। ग्रह से ऊपर उससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट मान लीजिए आप ग्रह के अलावा छोटी, दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट से नीचे कॉमेट, कॉमेट से भी नीचे आप मानेंगे तो एस्ट्रोनॉइड। इस तरीके की जो यूनिट्स हैं, तो हम ग्रह से स्टार्ट कर लेते हैं, प्लेनेट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेनेट इन द यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। आप ग्रुप ऑफ प्लेनेट से मिलकर उनका एक ग्रुप ऑफ प्लेनेट होता है, उसमें एक तारा होगा, एक सौर मंडल होगा, दैट इज सेकेंड पोर्शन। तो ग्रुप ऑफ प्लेनेट विद स्टार, दैट इज कॉल्ड सौर मंडल। और लॉट ऑफ सौर मंडल मेक ए गैलेक्सी, लॉट ऑफ गैलेक्सी मेक a super cluster, and super cluster make universe. Lot of super cluster make the universe. So we have very small
size in our universe, in a tiny size, like not equal to a point of man. तो उससे भी छोटे हम लोग। तो कभी भी इस चीज का घमंड नहीं करना है कि हम कुछ हैं, हमने कुछ किया, अचीव किया है। ओके, अब इतनी डिटेल्स मैंने आपको आज दी, तो एक डिटेल्स पहले समझ लीजिए। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे है। ओके, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, उसको मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी। ओके, उसके पास की जो सबसे पास की जो हमारे दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा, ठीक है। जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारी मिल्की वे में एक सोलर सिस्टम है, हमारा सन उसका तारा है, स्टार है, और 8 उसके प्लेनेट है, और डिफरेंट टाइप्स की कैलेस्टियल और अदर बॉडीज है। उसके पास में सबसे नियरेस्ट, सन के पास में सबसे जो नियरेस्ट स्टार है, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी एक हमने अभी जो एक सुपर क्लस्टर की खोज की है, उसका नाम दिया गया था सरस्वती सुपर क्लस्टर, ठीक है। बहुत बड़े आकार की सुपर क्लस्टर खोजी थी, उसे इंडियन नाम दिया गया था सरस्वती 2017 में। और इसके अलावा आप ये सब चीजें कहीं और तो कुछ है नहीं, तो मैंने जो आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। तो आगे से हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम अपने सौर मंडल से स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। नेबुला आप जानते हैं, निहारिका के बारे में आपको दे दिया है। उसके अलावा अदर जो कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड जो पॉइंट शब्द आते हैं उनके बारे में, जैसे क्वेसर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, मैं ये चीज आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे अटेंडिंग माय क्लास, एंड आई होप कि हम ऐसे ही धीरे धीरे करके इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, हमें बस चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो जो मैंने चीज़ बताई उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे नोट्स, और देखेंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी हैव इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।